नमस्कार, आप देख रहे हैं एफएम न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैष्णो सोनी। वक्त हो चुका है इस वक्त की खास पेशकश का। शुरुआत करेंगे तमाम खबरों की ओर, लेकिन बात कर लेते पहले इस वक्त की महत्वपूर्ण खबर की, जहां देखा जा रहा है भारत सरकार के दूरसंचार विभाग यानी कि डीओटी ने बढ़ते मोबाइल फ्रॉड और साइबर ठगी पर लगाम लगाने के लिए बड़ा फैसला लिया है। अब सभी नए स्मार्टफोन में संचार साथी ऐप फ्री इंस्टॉल हो पाना इजी होगा, जिसे सरकार मोबाइल सुरक्षा को मजबूत हथियार बता रही है। ये ऐप फेक मोबाइल और डुप्लीकेट यानी कि IMEI की पहचान करेगा, चोरी हुए फोन की लोकेशन ट्रैक करने में मदद करेगा, साथ ही साथ फर्जी सिम की शिकायत दर्ज कराएगा और साइबर ठगी की घटनाओं की तुरंत रिपोर्टिंग का आसान विकल्प भी उपलब्ध कराएगा। सरकार का कहना है कि यह कदम देश भर में बढ़ते साइबर अपराधों को रोकने, नागरिकों की सुरक्षा बढ़ाने और नकली मोबाइल बाजार पर रोक लगाने की दिशा में बेहद अहम माना जा रहा है। लेकिन इस फैसले ने राजनीतिक बहस को भी गर्म कर दिया है। कांग्रेस ने ऐप को प्री इंस्टॉल करने की अनिवार्यता पर सवाल उठाते हुए इसे असंवैधानिक करार कर दिया है और कहा है कि यह नियम नागरिकों की निजता के अधिकार का उल्लंघन करता है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार डिजिटल सुरक्षा के नाम पर निगरानी बढ़ाने की कोशिश कर रही है, जबकि सरकार का दावा है कि संचार साथी ऐप सिर्फ सुरक्षा के लिए है, निगरानी के लिए नहीं। विपक्ष को बेमतलब डर है। तो इस तरह की प्रतिक्रिया जो है सामने आ रही है इस ऐप को लेकर। हालांकि इस पर अब सियासी गलियारों में भी हलचल तेज होती देखी जा रही है। तो ये पूरी जानकारी संचार साथी ऐप को लेकर सामने आ रही है, जिस पर कांग्रेस ने गंभीर सवाल उठाए हैं और कहा है कि ये निजता के लिए गलत साबित हो सकता है, जिसको लेकर कांग्रेस के तमाम आरोप देखने और सुनने को मिल रहे हैं। बहरहाल इस ऐप को लेकर ये जानकारी जो सामने आ रही है, इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ये किसी की निजता पर सवाल नहीं उठाएगा, बल्कि जो फर्जीवाड़ा हो रहा है, साइबर क्राइम हो रहे हैं, उस पर किसी तरह से अंकुश स्थापित किया जा सकेगा इस ऐप के माध्यम से। लेकिन कांग्रेस अब इस पर भी सवाल दागती नजर आ रही है। बहरहाल अब देखने वाली बात होगी कि संचार साथी ऐप से किस हद तक साइबर क्राइम पर रोक लगाई जा सकती है, किस हद तक उस पर पूर्ण विराम अंकुश स्थापित किया जा सकता है। तो वैसे भी दूरसंचार विभाग के निर्देश असंवैधानिक हैं। कांग्रेस का ऐसा बयान सामने आ रहा है, कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आ रही है। वहीं सरकार डिजिटल सुरक्षा को लेकर इस वक्त तमाम एहतियात कदम उठाती देखी जा रही है। पेट में बोलेंगे इसको आज उठाएंगे क्या राहुल जी? सर आप ऐप पे क्या बोलना चाहेंगे? सर संचार साथी ऐप पे क्या अभी बोलेंगे नहीं मैम, सर संचार साथी अभी बोलेंगे नहीं। थैंक यू। हाउस में बोलेंगे, डिबेट में बोलेंगे। इसको आज उठाएंगे क्या राहुल जी? सर आज डिबेट करेंगे या किस दिन करेंगे? जब तय होगा। Congress party is ready to debate on Vande Mataram because the government wants Vande Mataram debate to. I'm not commenting right now. Thank you. App, so it is a snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. It is a snooping app. I mean, clearly, it's ridiculous. Now, where else do they want to, I mean, citizens have their right to privacy. Even all of you must be having a right to privacy to send your own messages to family, friends, without the government looking at everything. It's not just one thing. It's not just snooping on the telephones. It's overall. They are turning this country into a dictatorship in every form. You ask me every day why Parliament is not functioning. It's not functioning because they're refusing to talk about anything. So it's very easy to blame the opposition, but the fact is they are not allowing any discussion on anything, and that is not democracy. A healthy democracy demands discussion, and everybody has different views. You hear them out.
तो देखा आपने किस तरीके से साइबर क्राइम को रोकने के लिए एक नया ऐप जल्द ही इंस्टॉल करने की जानकारी सामने आ रही है, जिस पर अब सियासत भी गर्माती नजर आ रही है। इसी पर ही चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट मौजूद हैं। सबसे पहले यहाँ पर डॉक्टर सुनील कौशिक, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस पर चर्चा करने के लिए, बात करने के लिए। और साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर अमित दुबे भी इस पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित दुबे जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सुनील जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है इस पर चर्चा करने के लिए। सबसे पहला सवाल, क्योंकि हमारे साथ साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेटर जुड़े हुए हैं, अमित जी जुड़े हुए हैं। अमित जी, आपसे पूछना चाहूंगी, इसको लेकर कांग्रेस जो है तमाम तरह के अटकलें लगा रही है, इस तरह के सवाल कर रही है कि ये कहीं ना कहीं सुरक्षा पर भी, निजता पर भी एक बड़ा सवाल दागता नजर आ रहा है। तो क्या इस ऐप से वास्तव में किसी की निजता जो है वो खंडित हो सकती है? अमित जी। बन सकती है या नहीं, आप प्ले स्टोर पर जाएं जी, वहां पर संचार साथी का नाम सर्च करें, वो ऐप का आइकन दिख जाएगा, उसको क्लिक करेंगे तो डेटा सेफ्टी का एक ऑप्शन आता है। उस डेटा सेफ्टी के ऑप्शन में आप सी डिटेल्स का ऑप्शन ढूंढ लें और सी डिटेल के ऑप्शन में आपको क्लियरली दिखाई जाएगा कि ये ऐप आपके फोन से कुछ भी कलेक्ट नहीं करती है। ये ऐप आपका फोन का कोई डेटा कलेक्ट नहीं करती है, ये क्लियरली लिखा हुआ है, जो कि प्ले स्टोर गूगल खुद कह रहा है। तो ऐसे में इसको प्राइवेसी या डेटा सेफ्टी को लेकर कंसर्न बताना बहुत बेवकूफ़ी है, क्योंकि और जब आप कहेंगे कि ये डेटा लेती क्यों है, जो कैमरा का एक्सेस है या जो परमिशन लिए जा रहे हैं, वो इसलिए लिए जा रहे हैं क्योंकि जब आप रिपोर्ट करते हैं कोई भी चीज कि मेरे को कोई अननोन सोर्स से कॉल आ रहे हैं, तो कॉल लॉग का एक्सेस चाहिए होता है रिपोर्टिंग के लिए, या मुझे कोई पिक्चर भेजी जा रही है तो वो कैमरे का एक्सेस चाहिए होता है, या फोटो का एक्सेस चाहिए होता है। तो वो एक्सेस सिर्फ तब लिए जाएंगे जब आप कोई चीज रिपोर्ट करेंगे, अदरवाइज ऐसा कोई एक्सेस हमेशा इस ऐप में नहीं रहेगा। जी, तो ये चीज बिल्कुल भी चिंताजनक नहीं है, बिल्कुल सेफ्टी के कंसर्न रखे गए हैं और आप ये खुद जाके भी चेक कर सकते हैं। ये सिर्फ साइबर क्राइम को रोकने के लिए कुछ प्रोएक्टिव मेजर्स हैं। इसमें 6 ऐसे फीचर्स हैं जो आपको पावरफुल बनाते हैं ऐसे किसी भी क्राइम से खुद को सतर्क रखने के लिए, बचाने के लिए। सबसे पहले आप इसमें चेक कर सकते हैं कि आपके आधार से लिंक कितने सिम कार्ड चल रहे हैं, और यदि आप चाहें तो उसमें से कोई भी सिम कार्ड खुद ही ब्लॉक कर सकते हैं। वो सिम कार्ड आपके ऊपर पावर है, आप ब्लॉक कर देंगे। दूसरा इसमें है कि यदि कल के दिन आप कोई सेकंड हैंड फोन खरीदते हैं और आप चेक करना चाहते हैं कि फोन चोरी का तो नहीं है, आप उसको भी चेक कर सकते हैं। तीसरा है कि आपको कोई अननोन नंबर से या इंटरनेशनल नंबर से परेशान कर रहा है, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। आपको व्हाट्सएप पर, सिग्नल पर, टेलीग्राम पर, ईमेल पर कोई कम्युनिकेशन है जो अनसॉलिसिटेड कम्युनिकेशन हो रहा है या आपको एक्सटॉर्शन किया जा रहा है, आप उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अभी जी, इस ऐप से जुड़ी तमाम जानकारियां बिल्कुल जानेंगे, लेकिन हमारे साथ यहाँ पर डॉक्टर सुनील कौशिक भी जुड़े हुए हैं। सुनील जी, आपसे जानना चाहूंगी कि बढ़ते साइबर क्राइम के अपराध जो सामने आ रहे हैं, देखा जा रहा है किस तरीके से साइबर ठगी के फिर चाहे 50,000 बड़ी बड़ी रकम जो है वसूली जा रही है, ऐसे में ये जो ऐप है किस तरीके से उन पर नियंत्रण स्थापित कर पाएगा? सुनील जी। देखो वैष्णो जी, यदि आप समझेंगे कि जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, जो हम संसद में देख रहे हैं, तो सरकार कोई व्यवस्था लाना चाहती है तो उस पर भी भरोसा देश की जनता नहीं करेगी तो किस पे करेगी? बिल्कुल। यदि गवर्नमेंट कोई व्यवस्था इस देश में लागू करना चाहती है तो मुझे लगता है प्राइवेट से ज़्यादा सरकार पे भी हम लोग भरोसा करते हैं। और सरकार के पास यदि आंकड़े जा भी रहे हैं तो कौन सा आंकड़ा सरकार के पास नहीं है किसी व्यक्ति का? हर व्यक्ति के आंकड़े सरकार के पास हैं। आधार कार्ड से हम लोग जुड़े हुए हैं तो हमारा रिकॉर्ड सरकार के पास नहीं है क्या? या हम बैंक अकाउंट हमने खोला है, सरकार के पास हमारा रिकॉर्ड नहीं है क्या? तमाम ऐसे शिक्षण संस्थाओं से हम लोग जुड़े हुए हैं, सरकार के पास हमारा रिकॉर्ड नहीं है क्या? ये कौन सी वैसी बचकाने जैसी बातें हो रही हैं कि सरकार के पास रिकॉर्ड चला जाएगा या सरकार निगरानी रखेगी? और सरकार यदि निगरानी रखती भी है अपने देश के लोगों का तो ये अच्छी बात है। यदि इसमें बाद में जाकर के यदि कुछ ऐसी व्यवस्थाएं दिखती हैं तो उसका विरोध होगा और उसको सरकार बदलेगी। लेकिन अभी तक अब इस तरीके के आरोप लगाना, मैं कहूँगा निश्चित तौर से राजनीतिक आरोप हैं। व्यवस्थाओं को बदलने के लिए सरकार सामने आती है जनता के, तो सरकार का सहयोग करना चाहिए। दूसरा, तमाम ऐसे ऐप देखिए, जैसे ओला हम यूज़ करते हैं, वो तो एक एक चीज़ दिखाता है, आप कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट जा रहे हैं, राइट जा रहे हैं, घर से कब चले, कितने समय तक पहुँच गए। तो वहाँ जब ओला का ऐप हम यूज़ करते हैं तो वो भी सारी चीज़ें मांगता है हमसे। या तो हम ओला का पेमेंट वाला यूज़ करते हैं तो सारा रिकॉर्ड KYC मांगता है वो। तो मुझे लगता है जहाँ तक जो संसद में विपक्ष की पार्टियों द्वारा जो भी आरोप सरकार पर लगाया जा रहा है वो निराधार है। निश्चित तौर से ऐसे प्रकरणों पर बिना राजनीति किए हुए सरकार के साथ विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। जी,
अमित जी आपसे जानना चाहूंगी, देखिए ऐसा नहीं है कि पहली बार संचार साथी करके कोई सिक्योरिटी को लेकर ऐप आया हो, लेकिन संचार साथी को लेकर अब जिस तरह से बवाल मच रहा है, राजनीतिक बयानबाजी भी देखने को मिल रही है, क्या लगता है ये अन्य ऐपों की तुलना में किस तरीके से ज्यादा कारगर साबित हो सकता है? देखिए, पहले तो हम ये जान लें कि संचार साथी नया ऐप नहीं है। इसमें ऑलरेडी 1 करोड़ से ज्यादा यूजर्स हैं। ये पहले से था, प्रमोट नहीं हो पाया उस अच्छे तरीके से, जी। और इसलिए सरकार को लग रहा था कि इतनी अच्छी यूटिलिटी है, लोग इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, तो जरूरी है कि इसको प्री इंस्टॉल कर दिया जाए, हर फोन का हिस्सा बना दिया जाए, ताकि इस्तेमाल तो हो। यही एक मेरे ख्याल से इंटेंशन है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। यदि सर्वेलेंस ही करना है तो उसके और भी बहुत सारे तरीके होते हैं। कोई Exactly. जानबूझकर आपको एक ऐप इंस्टॉल करने को नहीं बोलेगा कि इंस्टॉल कर लीजिए क्योंकि हमें आपका सर्वेलेंस करना है, ऐसा नहीं होता है। उसको तो छुपके ही किया जाता है। लेकिन ये तो सबको पता है कि इसके अंदर फीचर क्या है, और जैसे मैंने आपसे कहा कि आप गूगल से चेक भी कर सकते हैं कि आपका कोई डेटा कलेक्ट करता नहीं है रेगुलरली, उसको वो एक्सेस ही नहीं दे रखता। उसको एक्सेस सिर्फ टाइम बेस्ड है कि जब आप उस चीज को रिपोर्ट करते हैं तभी वो एक्सेस मिलता है। जी। अब आता है कि जो बाकी ऐप्स, इस ऐप में भी इंटीग्रेटेड ऐप डाले गए। इसमें 6-7 ऐप का इंटीग्रेशन है। एक चक्षु करके एक ऐप है जहां हम रिपोर्टिंग करते हैं, और सेंट्रलाइज सर्वर है जहां पर रियल टाइम में चीजें ब्लॉक कराई जाती हैं। CIR करके एक पोर्टल है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजों को मिलाकर एक इफेक्टिव ऐप बनाने की कोशिश की गई है, ताकि साइबर क्राइम की रीढ़ तोड़ी जा सके और लोगों को इस तरह के जो लॉसेस हो रहे हैं उससे निजात मिले। अभी हम गौर से देखें तो 4 ही चीजें होती हैं जो किसी भी साइबर क्राइम में इस्तेमाल होती हैं: फोन नंबर, मोबाइल फोन, बैंक अकाउंट। और इसमें से आप देखेंगे हर चीज संचार साथी के थ्रू रेगुलेट की जा सकती है। पिछले साल करीब 24 लाख से ज्यादा सिम कार्ड ब्लॉक हुए, और उसमें कई सारे फोन ब्लॉक हुए संचार साथी के थ्रू। तो ये सारी चीजें और बड़े स्केल पर हों, ताकि क्रिमिनल ना तो किसी और के नाम पर सिम कार्ड ले पाए, ना कोई चोरी का फोन इस्तेमाल कर पाए, ना कोई म्यूल अकाउंट इस्तेमाल कर पाए। ये चीजें जैसी रिपोर्ट होना शुरू हो गई, मेरे ख्याल से साइबर क्राइम को रोकने में एक बहुत बड़ा जो मिशन है वो पूरा होगा और मदद मिलेगी सरकार। जी सुनील जी, जैसा कि देखिए अभी बताया अमित जी ने भी कि अभी ये जो ऐप है इसको अब प्री इंस्टॉल करने की बात जो है सामने आ रही है। हालांकि पहली बार ऐसा नहीं है और ये कोई नया ऐप नहीं है, इससे पहले भी ये ऐप जो था वो चल रहा था, लेकिन अब प्री इंस्टॉल करने की बात सामने आ रही है। तो कब तक इसे प्री इंस्टॉल किया जाएगा, इसको लेकर फिलहाल किस तरह की कोई जानकारी या अपडेट सामने आ रहा है? नहीं, पब्लिक डोमेन में पहले से ही है, ऐसा नहीं है कि पहली बार। लेकिन अमित जी ने जो बताया कि जागरूकता तो सरकार ने की, लेकिन लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया। तो जब बढ़ चढ़ के हिस्सा नहीं लिया तो सरकार कुछ तो लेके आएगी। अब एक आप ही के हाथ में, मैं कहूँगा, सब कुछ है, कहीं आपको भागने की जरूरत नहीं है। यदि ऐसी डिवाइस यदि आपके हाथ में सरकार दे रही है तो निश्चित तौर से आपको सशक्त कर रही है। वो आपको थाने के चक्कर नहीं लगाने, आपको कहीं मेल नहीं करना, आपको किसी के दरवाजे पे जाकर के अपना समय बर्बाद नहीं करना। सब कुछ जब आपके हाथ में है तो निश्चित तौर से मुझे लगता है कि जागरूकता फैलनी चाहिए देश में। और सरकार यदि ऐसा एक्ट लेके आ रही है कि जो भी न्यू मोबाइल डिवाइस होंगी उसमें अनिवार्यता होगी। तमाम सेट आप देखिए, एप्पल के सेट देखिए ना, तमाम पहले से ही दे रहे होते हैं। सैमसंग का सेट देखिए, तमाम ऐप पहले से ही मौजूद हैं। तो वो कैसे मौजूद हैं? कुछ तो पॉलिसी होगी ना। अब वो प्राइवेट कंपनियों ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, इसलिए वो पॉलिसी है कि नहीं साहब, आप अपना मोबाइल सेट बेचेंगे तो हमारा ये वाली ऐप उसमें पहले से ही तैयार रखी है, पहले से ही पड़ा हुआ है उसमें। तो ये सरकार ने ऐसा एक्ट ला दिया कि कोई भी मोबाइल कंपनी या मार्केट में जाएगी तो ये ऐप पहले से ही हो, तो अच्छी बात है, इसका स्वागत होना चाहिए। बहुत सारे ऐसे लोग, अब जैसे फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इसकी कोई यूनिवर्सिटी में थोड़ी ही क्लास लगी है। ये तो सब हम लोगों ने एक दूसरे से सीखा है और धीरे धीरे उसमें अपने आप को अपग्रेड करते जाते हैं। बगल का साथी बता रहा है, दोस्त बता रहा है, किसी और ने देखा, वो देखा हमने, तो व्यवस्थित तरीके से यदि जहां तक मैं इस ऐप के बारे में जानता हूं, यदि ये ऐप हर व्यक्ति के मोबाइल में होगा तो निश्चित तौर से आप मान के चलिए जो भी दुर्घटनाएं घट रही हैं, जैसे कहा कि आपके आधार से कितनी मोबाइल सिम है, आपको पता चलेगा ना कितनी मोबाइल सिम है। किसी को आप ब्लॉक करना चाहें तत्काल ब्लॉक करिए, आपका अकाउंट के बारे में डिटेल आपको पता चलेगा, और सारी जानकारी है जो सरकार की तरफ से वो आपको पता चलेगी। तो एक मुझे लगता है अच्छी शुरुआत है, इसका स्वागत होना चाहिए। और मैं वही कहूंगा, आज मैं तमाम सांसदों से मैंने सुबह बात की तो जवाब उनके पास नहीं था। कांग्रेस के 2 सांसदों से बात की, समाजवादी पार्टी के 2 सांसदों से बात की, उनके पास कोई जवाब नहीं था। फिर यह निष्कर्ष निकला सिर्फ विरोध के लिए विरोध हो रहा है। तो मुझे लगता है कि विरोध के लिए विरोध नहीं होगा। सुनील जी, यहाँ पर अगर ये ऐप इतना ही बेनिफिशियल है और लोगों के लिए काफी हेल्पफुल साबित हो सकता है, तो विपक्ष अगर इस पर इस तरह से बवाल कर रहा है या इस तरह की टिप्पणी कर रहा है, तो क्या कुछ इसके पीछे की मंशा हो सकती है? देखिए, कभी कभी क्या होता है, हम बहुत सारी चीजें देख रहे हैं
कि केवल मोदी का विरोध या सरकार का विरोध होना है। जैसे आप एसआईआर कार्यक्रम को लेकर के देखिए, आप वोटर लिस्ट के अपग्रेड जो कुछ हुआ अभी देखा, वो हम लोगों ने देखा। राफेल की जब सौदा इस देश में हुई तब हम लोगों ने देखा। बहुत सारी ऐसी, आधार कार्ड जब आया, जीएसटी जब लागू हुआ इस देश में तब हमने विरोध देखा। तो ये विरोध ऐसा नहीं है, जीएसटी का विरोध तो भारतीय जनता पार्टी ने खुद किया जब विपक्ष में थी। आधार कार्ड जब कांग्रेस लेके आना चाह रही थी तो भारतीय जनता पार्टी ने विरोध किया। तो जहां तक मुझे लगता है कि विपक्ष में बैठे हुए राजनीतिक दल सिर्फ विरोध करके देश के नागरिकों को अपना हम कितने जागरूक हैं ये संदेश देने का काम करते हैं। लेकिन जहां तक मेरा मानना है, अच्छी शुरुआत कोई भी हो, चाहे कांग्रेस सत्ता में हो चाहे भारतीय जनता पार्टी सत्ता में हो, या देश के व्यक्ति को सशक्त करने के लिए यदि ऐसे कुछ एक्ट लेके आ रही है। अब आप देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, 16 से ज्यादा इस देश में कानून खत्म कर दिए। कोई नेता विरोध नहीं कर रहा, किसी नेता को पता नहीं कि कौन से कानून खत्म हो गए, उस पर आप चर्चा नहीं करेंगे। लेकिन ये फालतू चीज है, जहां सशक्त करने का प्रयास ऐप के माध्यम से या तमाम व्यवस्थाओं को लेकर के होता है, तो निश्चित तौर से जो गतिरोध हमें राज्यसभा या लोकसभा में देखने को मिलता है, वो सिर्फ इसलिए होता है कि देश की जनता ये समझे कि हम सिर्फ विरोध कर रहे हैं। चलिए सुनील जी, आप बने रहिएगा आप हमारे साथ इस पर चर्चा के लिए। लेकिन फिलहाल चलिए बात करते हैं अगली जानकारी जो सामने आ रही है, संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर सामने आ रही है। दरअसल संसद के शीतकालीन सत्र में एसआईआर को लेकर आज भी जबरदस्त राजनीतिक टकराव देखने को मिला। विपक्ष ने संसद के भीतर और बाहर दोनों जगह सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला और लोकसभा और राज्यसभा में विपक्षी सांसद लगातार एसआईआर पर त्वरित चर्चा की मांग करते हुए नारेबाजी करते दिखी। सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि वोट चोर, गद्दी छोड़ जैसे नारे भी गूंजते रहे। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि एसआईआर बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, इस पर तुरंत चर्चा होना जनहित में बेहद जरूरी है। वहीं केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने विपक्ष पर राजनीतिक नाटक करने का आरोप लगाया और कहा कि विपक्ष समय सीमा की शर्त ना रखे, संसद के लिए हर मुद्दा अहम है। चर्चा की मांग का यह तरीका सही नहीं है। दोनों सदनों में हंगामे के कारण कामकाज भी बाधित रहा, जबकि बाहर विपक्ष ने एसआईआर के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन किया। संसद के परिसर में सुरक्षा भी बढ़ाई गई है। तो वहीं एसआईआर बहस पर संसद में हंगामा लगातार बढ़ता जा रहा है। विपक्ष सरकार को घेरने का हर मुमकिन प्रयास करती नजर आ रही है, साथ ही साथ तीखा वार भी किया जा रहा है। वहीं इसी पर बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं सुनील कौशिक जी, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। सुनील जी, आपसे जानना चाहूंगी, पहले ऐप को लेकर, अब एसआईआर को लेकर देखा जा रहा है विपक्ष किस तरीके से हंगामा कर रहा है। क्या यह हंगामा वास्तव में ठीक है? इस तरह से संसद को बाधित करना क्या वास्तव में ठीक है? देखिए, एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए, पर किन बिंदुओं पर चर्चा होनी चाहिए, किन बिंदुओं को लेकर के आपत्ति है, उस व्यवस्था को बदलने के लिए विपक्ष के पास क्या ब्लूप्रिंट है, ये विपक्ष नहीं बताएगा। सिर्फ एसआईआर पर चर्चा होनी चाहिए। किसी भी बिंदु पर चर्चा करने से पहले उसकी समीक्षा होती है, और जो लगातार बिंदु विपक्ष इस देश में उठा रहा है वो एसआईआर का हिस्सा है ही नहीं। बीएलओ आत्महत्याएं कर रहे हैं, जो लोग हैं जो काम से भागेंगे, काम से दूर जाएंगे, तो एसआईआर कोई सॉल्यूशन तो है नहीं उसका। बिल्कुल। तो अब एसआईआर के प्रकरण को जोड़ करके कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो इसका समाधान क्या है? कुछ, मैं एक चैनल पे बैठा हुआ था, कांग्रेस के बड़े प्रवक्ता कर रहे थे कि साहब 2003 में तो 8 महीने में एसआईआर, 5 महीने में एसआईआर हुआ, अब इतनी जल्दी क्यों हो रहा है? तो हमने कहा 2003 में बिहार में 6 चरण में चुनाव हुए थे, अब 2 चरण में चुनाव हो गए, तो 2003 की तुलना आप क्यों कर रहे हैं आप? तब मोबाइल नहीं था उस समय। पहले फॉर्म भरने के बाद एक टेबल लगाई जाती थी जिला मुख्यालय पे, और 10 कंप्यूटर लगा दिए और उनको उसमें वो अपडेट किया जाता था, डाउनलोड जो चलता था वो हम लोगों ने देखा है। तो वो प्रक्रिया अब तो है नहीं है, हर व्यक्ति के हाथ में मोबाइल टैब दे रखे हैं, तो अब क्यों? तो ऐसी मांग विपक्ष करेगा। आप देखिए, बिहार में अभी चुनाव हुआ, एक भी रीपोल नहीं हुआ, एक व्यक्ति की भी हत्या नहीं हुई, और 2 चरण में चुनाव हो गया। तो ये क्या है? ये आप देखेंगे न्यू टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके माध्यम से हम लोग तैयारी करते हैं, उसके हिसाब से व्यवस्थाएं परिवर्तन करने का प्रयास करते हैं, और उसके रिजल्ट भी देखने को मिलते हैं। अब ये नहीं है कि पिछली बार क्या हुआ तो अब क्या करेंगे। जो एसआईआर कार्यक्रम पे, मैं फिर कह रहा हूं दावे के साथ कि एसआईआर कार्यक्रम पे या संसद में बहस होगी, चर्चा होगी, तो जिस तरीके से
पहले चर्चा हुई थी मणिपुर को लेकर के और विपक्ष बाहर चला गया था, इसमें भी ऐसा ही होगा। आज भी एसआईआर कार्यक्रम का जो आवाज उठा रहा है विपक्ष, जिस बिंदुओं पर चर्चा चाहता है, आज भी आप देखेंगे किसी सांसद से चर्चा करेंगे, किन बिंदुओं पर आप चर्चा करना चाहते हैं, सांसद जवाब नहीं दे पाएंगे किन बिंदुओं पर चर्चा करना चाहते हैं। वो 2-3 बिंदु आत्महत्या साफ कर रहे हैं, समय नहीं दिया है, समय बढ़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि जो एसआईआर कार्यक्रम चल रहा है वो 2003 वाला ही ब्लूप्रिंट है। वो कांग्रेस की सरकार के रहते हुए जो संवैधानिक व्यवस्था जो तैयार की गई तो उसी के आधार पर हो रहा है। कोई अभी एसआईआर कार्यक्रम के कानून में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो लेकिन अब उस व्यवस्था पर आप सत्ता पक्ष में होंगे। जैसे समाजवादी पार्टी आरोप लगाती है कि साहब एसआईआर कार्यक्रम पे बीएलओ को लेकर के, मैंने कहा जब मुलायम सिंह यादव जब मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के थे 7 बीएलओ ने आत्महत्याएं की और मुलायम सिंह यादव ने कहा कि ये नकारा लोगों ने आत्महत्याएं की हैं। यदि इनको कोई दिक्कत थी तो मुझसे आके मिलते, मेरे लोगों से आके चर्चा करते। लेकिन आत्महत्या कोई समाधान नहीं है और आज वही समाजवादी पार्टी आत्महत्या पर आरोप लगा रही है। और समाजवादी पार्टी वही कह रही है जो 2003 में भारतीय जनता पार्टी कहती थी विपक्ष में रह करके। भारतीय जनता पार्टी ने भी 2003 में इसी तरीके के आरोप लगाए थे जो आज समाजवादी पार्टी लगा रही है। यहाँ पर देखिए आरोप प्रत्यारोप का जो देखने को दौर मिला है वो 2003 का हो या 2025 का हो, दोनों ही तरफ से देखा जा रहा है कि आरोप प्रत्यारोप एक ऐसा सिलसिला है जो हमेशा चलता रहेगा, चलता था, चलता है। लेकिन जो बीएलओ की मौत हो रही है, हमने देखा किस तरीके से 7 राज्यों में भी फिलहाल जो प्रक्रिया चल रही है एसआईआर की, उसमें 25 से 30 बीएलओ की जान चली गई है और इसी को लेकर इस बार कांग्रेस जो है इसको संसद में उठाती नजर आ रही है। लेकिन जो सत्ता पक्ष है वो इससे बचता नजर आ रहा है। क्या कहा जाए इस स्थिति को देखकर? नहीं, देखिए, जो जिस व्यक्ति ने आत्महत्या का सोच लिया उसको रोका तो जा नहीं सकता जी। अभी सैनिक ये बोलेंगे कि हम सीमा पर युद्ध नहीं लड़ेंगे, हम भी आत्महत्या कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? आपको जो व्यवस्था परिवर्तन के लिए जो जिम्मेदारी दी गई है उसको पूरा तो आपको करना पड़ेगा, चाहे आप हंस के करिए चाहे आप रोके करिए। पर किसी के साथ ऐसे मेंटल प्रेशर उस पर डालकर फिर कोई काम करवाना फिर वो भी तो वाजिब नहीं होगा ना। कोई मेंटल प्रेशर नहीं है। एक बीएलओ के पास 1200 से लेकर के 1500 वोटर्स की एक लिस्ट है एक बूथ पर जी। 2003 से पहले के जो वोटर हैं उनमें कोई परिवर्तन नहीं होना है। 2003 के बाद जो वोट बड़े हुए हैं उसकी समीक्षा हो रही है, तो 40% वोटर की समीक्षा हो रही है। यदि आप 1500 वोटर भी मान लेंगे तो 600 वोटर की समीक्षा होनी है। अब 600 वोटर्स की समीक्षा के लिए आप देखिए कि एक परिवार में 5-6 लोग होते हैं, कितने हो गया? 100 परिवार की समीक्षा होनी है। अब 100 परिवार को 30 दिन का समय दिया गया है। एक दिन में आप 3 परिवार नहीं देख पाएंगे क्या? जिसके लिए बीएलए भी लगे हुए हैं, ग्राम प्रधान भी लगा हुआ है, जिला पंचायत भी लगा हुआ है। तो जब आप देखेंगे ना शॉर्टकट करके तो कुछ है ही नहीं। 1500 का करना है इसलिए हड़बड़ा रहे हैं लोग। लेकिन आप उसकी शॉर्ट लिस्ट करेंगे कि इस 15 में से केवल हमको 600 या 400 लोगों की समीक्षा करनी है। कि 2003 से पहले का तो है ही नहीं। 87 जिसका डेट ऑफ बर्थ है उससे पहले का जो वोटर है उसकी हमें समीक्षा करनी नहीं है, ना उसमें कोई अपडेट करना हमको। उसके बाद का है उसका अपडेट करना है। तो कितने लोग आपको बचे? तो यहाँ पर सीधा सवाल ये उठता है कि आखिर बीएलओ आत्महत्या कर क्यों रही है? और उनकी तरफ से लगातार ये जो बात कही जा रही है कि उन पर एक प्रेशर बढ़ाया गया है। 4 तारीख की जो समय अवधि दी गई थी उन्हें, हालांकि अब उसे 7 दिन आगे ही बढ़ा दिया गया है। आखिर क्यों इस तरह की बातें उनकी तरफ से सामने आ रही? क्योंकि अगर एक बीएलओ ऐसा करता, 2 बीएलओ ऐसा करते तो बात समझ में आती। लेकिन आंकड़ा जो है 25 से 30 तक जा पहुंचा है और लगातार बढ़ता जा रहा है 12 राज्यों में जी। 25-30 क्या फर्क पड़ता है? उत्तर प्रदेश में 2 जहां 25 करोड़ की जनसंख्या है जी। तो आप कैसे मानेंगे कि उसी दबाव में उन्होंने हत्या की है, आत्महत्या की? परिजनों की तरफ से इस तरह की टिप्पणी सामने आ रही है। आरोप लगाते हैं। आप देखिए जब चुनाव होता है और चुनाव में जब ड्यूटी लगती है उस समय आप देखिए क्या हाल होता है। लोग बेहोश हो जाते हैं, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनाएंगे, फर्जी घर के शादी के कार्ड छपवा देंगे। ये इस पे भी नहीं चलेगा तो जो जाएंगे वहां से पोलिंग पार्टियां रवाना होती हैं वो बेहोश हो जाएंगे, बेहोश होकर घर पड़ेंगे। तो वहां भी नहीं चलेगा तो नेताओं के जाके पैर पकड़ेंगे। ये वो 4-5% लोग हैं जो काम नहीं करना चाहते। तो क्या इसका मतलब वो लोग उस समय आत्महत्या कर रहे होते हैं चुनाव के समय पे? तो चुनाव रोक दिया जाए क्या? नहीं रुक सकता ना चुनाव जी। आपको यदि कोई आपत्ति है, अब जैसे बीएलओ ने किसी ने काम नहीं किया 100%, आप मान लीजिए क्या होगा उसका? बीएलओ का जेल भेज देंगे क्या? नहीं भेजेंगे ना। आप क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? यदि आपका काम पूरा हो भी नहीं पाया तो संवैधानिक व्यवस्था में क्या है? आपका प्रमोशन रुक जाएगा। ठीक, अब प्रमोशन रुक जाएगा, उसके लिए भी सुनवाई होगी आपकी। सुनवाई के आप कारण गिनाएंगे, समाधान होगा उसका।
लेकिन ऐसा तो नहीं है कि आपको, यदि आपने पूरा काम नहीं कर पाया 100%, तो आपको मौत की सजा दे दी जाएगी, या आपको जेल में डाल दिया जाएगा, या आपको जबरदस्ती पकड़ के कहीं और दूसरी जगह ट्रांसफर कर दिया जाएगा बहुत दूर। ऐसा प्रावधान नहीं है, उसमें भी आपको कहने का मौका मिलेगा। तो जब कहने का मौका मिलेगा तो फिर क्यों सुसाइड कर रहे हैं लोग, क्यों आत्महत्या कर रहे हैं? यही एक सवाल बना हुआ है सुनील जी, इसी पर ही लगातार संशय बरकरार है, क्योंकि परिजनों की तरफ से तमाम आरोप जो है बीजेपी को लेकर लगाए जा रहे हैं। बहरहाल तमाम आपने जानकारी साझा की, चर्चा में आपने अपने पॉइंट्स रखे, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। तो फिलहाल इस चर्चा में, इस बुलेटिन में इतना ही। इस तरह की खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए FM न्यूज। धन्यवाद।